नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन इस क्लास के अंतर्गत जो आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती 2013 में करवाई गई थी, उस भर्ती के अंतर्गत चित्रकला विषय का किस प्रकार का पेपर प्रश्न पत्र है वो पूछा गया था। उन प्रश्नों को क्या करने वाले हैं, अपन सोल्व करने वाले हैं। अगर आपको आरपीएससी से संबंधित कोई सा भी पेपर हो जिसको अगर आपको पढ़ना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी पेपर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां पर सीधे क्लिक करके देख सकते हैं। चाहे वो पेपर स्कूल लेक्चरर के हो, चाहे वो पेपर कॉलेज लेक्चरर के हो, तो जो भी है, जो भी पेपर आप देखना चाहते हो वो सारे के सारे क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्लेटो ने कला को बताया, तो प्लेटो ने कला को बताया सत्य की अनुकृति, यानी इमिटेशन ऑफ द ट्रुथ। अगले प्रश्न की बात करें, कला को वैदिक काल में ज्ञान की के रूप में स्वीकार किया जाता था। तो कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकार किया जाता था। चारों वेदों में गेयात्मक वेद, गेयात्मक यानी जो गायन से संबंधित कौन सा वेद है? तो गायन से संबंधित है सामवेद। कामसूत्र के रचयिता थे, तो कामसूत्र के रचयिता कौन थे? वात्स्यायन थे। अगले प्रश्न की बात करें, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ये चित्र सूत्र है, ये 9 अध्यायों में क्या है, विभक्त माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो नग्नजीत का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? चित्र लक्षण। अगले प्रश्न की बात करें तो पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम है विनय पिटक। फिर बात करें भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना क्या है? तो भरत मुनि की जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है? नाट्य शास्त्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय कला के तत्वों यानी षड्डांग का सही क्रम चुनिए। तो षड्डांग का सही क्रम है रूप भेद प्रमाण, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंग कम। इसमें देखो रूप भेद के बाद भाव दे दिया, यानी भाव से पहले क्या आता है? प्रमाण आता है, इसलिए ये आंसर गलत। इसमें भाव से शुरू और इसमें प्रमाण से शुरू, तो ये वैसे गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? तो ये उपयोगी कला करती है। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? यानी सोमेश्वर द्वारा इनमें से कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो वो लिखा गया था मानसोलास। अगला प्रश्न, भारतीय कला के मर्म को द्वारा समझा जा सकता है, यानी भारतीय कला के मर्म को किसके द्वारा समझा जा सकता है? मर्म का मतलब होता है सोल, सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है आत्मा। यानी भारतीय कला की आत्मा या भारतीय कला के मर्म या भारतीय कला के सोल को किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो वो है किसके द्वारा? षड्डांग के द्वारा। कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये क्या कहता है कि कला के भाषा में कंसिडर्ड लगातार क्या मूविंग डॉट्स का चलना, इस प्रकार, यानी मूविंग का मतलब गतिशील और डॉट का मतलब होता है बिंदु। कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु को किस रूप में स्वीकार किया जाता है? तो वो होता है लाइन, यानी रेखा के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगले प्रश्न, दृश्य कलाओं का सही समूह है, इनमें से दृश्य कलाओं का सही समूह क्या? चित्र, मूर्ति, संगीत। दृश्य का मतलब होता है देखना, देखो इनमें से कौन सी चीज को अपन नहीं देख सकते? संगीत को नहीं देख सकते। इधर देखो चित्र, मूर्ति, वास्तु, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। इधर भी क्या आ गया? कविता, और इसमें भी क्या आ गया? कविता आ गया। कविता को और संगीत को अपन देख नहीं सकते।
प्राथमिक रंगों को द्वितीयक रंग से मिलाकर बनाए गए रंगों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग, एक तो प्राथमिक रंग हो गया और एक द्वितीयक रंग हो गया। इन दोनों को अपन अगर आपस में जोड़ेंगे तो ये यानी आपस में मिलाएंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा? तृतीयक कलर बन जाएगा। अगला प्रश्न, काले व सफेद रंग को माना जाता है, काले व सफेद रंग को क्या माना जाता है? तो काले व सफेद रंग को माना जाता है अवर्णीय। इधर इंग्लिश वाला वर्जन देखो, न्यूट्रल है। कल काले और सफेद को प्राथमिक रंग नहीं मान सकते, गर्म भी नहीं है, ये द्वितीयक भी नहीं, तो बचा हुआ क्या है? अवर्णीय रंग योजना यही बचेगी। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाता है? एक ही रंग की विभिन्न तान, एक ही रंग की अगर विभिन्न तान हो उसको कहा जाता है एक वर्णीय। तो एक ही रंग की विभिन्न तान वाली योजना को कहा जाता है एक वर्णीय रंग योजना, यानी मोनोक्रोमेटिक कलर्स की। फिर चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा रंग है जो पूरक नहीं है? नीला का हरा पूरक है क्या? नीला का हरा पूरक नहीं है। एक तो ये ऑप्शन हो गया, नीला का हरा क्या नहीं है? पूरक नहीं है। अब ये इसका है, ये इसका, इधर देखो नीला व पीला, ये दोनों क्या आ गए? ये दोनों आ गए प्राथमिक रंग, और प्राथमिक रंग दोनों आपस में कभी पूरक हो नहीं सकते, तो इसलिए दो दो जब आंसर निकल जाता है तो प्रश्न हो जाता है डिलीट। तो ये प्रश्न क्या हो गया? डिलीट हो गया। अगले प्रश्न, 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है। 7 रंगों को अगर गोलाकार में घुमाएं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रंग चक्र, यानी कलर व्हील। क्या कहा जाता है इसको? कलर व्हील कहा जाता है। किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है, यानी जो ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पोत, और पोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक्सचर कहते हैं। ठीक है। दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है। दृश्य कलाओं में और प्रदर्शन कलाओं में इनमें से आवश्यक तत्व क्या है? स्टेज है क्या? नहीं। प्रकाश है क्या? नहीं। संगीत है क्या? नहीं। क्या है? संतुलन, यानी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। शाही को रगड़कर पहुंचने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। पहले शाही को रगड़ा जाता है और फिर उस पर क्या क्या है? उस शाही को पूंछ लिया जाता है। इस प्रकार की तकनीक है वो किस प्रकार की कला में अपनाई जाती है? तो वो अपनाई जाती है छापा कला में। छापा चित्रण की एक पद्धति है, तो इनमें से छापा चित्रण की कौन सी पद्धति है? छापा चित्रण की बात करें तो ये इंटेग्लियो है। ये प्रिंट मेकिंग, किसकी? छापा चित्रण, यानी प्रिंट मेकिंग की क्या है? एक तकनीक मानी जाती है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। आगे वाले प्रश्न की बात करें तो उसमें एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर, यानी एक धरातल पर अलग अलग पोत की क्या सामग्री को क्या कर देना? चिपका देना। उस पर स्याही लगाकर, शाही यानी उस पर स्याही लगाना, और स्याही लगे धरातल पर कागज दबाकर क्या कर लेना? छाप कर लेना, छाप लेना। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कोलोग्राफ। अगले प्रश्न की बात करें, लिनोकट की प्रक्रिया के लिए सही अनुक्रम चुने। यानी लिनोकट से अगर अपन चित्र बनाते हैं, लिनोकट क्या है? लिनोकट एक सीट है। लिनोकट क्या है? एक लिनोकट की एक सीट है। इस सीट पर अगर अपन चित्र बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले अपन उस पर क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे। तो देखो ड्राइंग एक ही ऑप्शन में, ये तो 3 ऑप्शन वैसे भी कट हो गए। ड्राइंग के बाद अपन उसकी कार्विंग करेंगे, जहां आपने ड्राइंग करी वहां पर खुदाई करेंगे उस सीट में। फिर आप वहां पर क्या करोगे? इंकिंग यानी स्याही भरोगे, और फिर स्याही भरने के बाद आप क्या करोगे? उसका प्रिंट ले लोगे। क्या कर लेंगे? उसका प्रिंट ले लेंगे। अगला प्रश्न, वह स्पॉट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी वह स्पॉट स्थान जिस पर क्या किया जाए? चित्रांकन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पेस। उसे क्या कहते हैं? स्पेस, यानी अंतराल कहते हैं। जिस स्थान पर चित्रांकन किया जाता है उसे अंतराल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाता था। क्या मिलाता था? ये पशुओं की चर्बी मिलाया करता था।
अगले प्रश्न की बात करें, प्राग ऐतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं भीमबेटका में बिल्कुल, शीतनवासल और एलोरा में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 कट, पंचमंडी लिखुनिया भीमबेटका, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल, कौन से स्थल है, हिंदी में कहते हैं इसको विश्व विरासत स्थल। तो 2003 में कौन से स्थान को या कौन सी यूं कहें गुफा को विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया, घोषित किया गया। और ये कौन घोषित करता है, ये यूनेस्को करता है। कौन करता है, यूनेस्को। तो कौन सा स्थान है, ये है भीमबेटका। अगला प्रश्न, सिंघनपुर साइट इज फेमस फॉर यानी सिंघनपुर स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। तो सिंघनपुर है ये प्राग ऐतिहासिक चित्र यानी गुहा चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, कालक्रम की दृष्टि से क्या करना है, आपको चयन करना है। तो कालक्रम यानी निर्माण की दृष्टि से बात करें तो देखो, पीतल खोड़ा और कारला से पहले बादामी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे भी कट हो गया। ठीक है, पीतल खोड़ा कारला बादामी महाबलीपुरम, ये एकदम से सही आंसर है। ठीक है, ये सही क्यों, क्योंकि पीतल खोड़ा के तुरंत बाद क्या नहीं आता, बादामी नहीं आता, इसलिए ये भी यहां पर क्या हो जाता है, कट हो। क्योंकि कारला गुफा क्या है, ये इस बादामी से पहले बनी हुई। किससे पहले बनी हुई, ये बादामी से पहले बनी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, ये प्रश्न थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, ये आंसर नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 4 क्यों है, क्योंकि ये क्या है, बादामी गुफा है ना, ये पीतल खोड़ा से पहले नहीं है। यानी पीतल खोड़ा गुफा से क्या नहीं है, ये पहले नहीं, पीतल खोड़ा के तो बाद में है। तो देखो, पीतल खोड़ा के बाद कौन सी आ गई, बादामी आ गई। ये इन दोनों ऑप्शनों में सही है। अब देखो गड़बड़ कहां हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि कारले गुफा है ना, ये कारले गुफा बादामी से पहले नहीं है, ये कारले क्या है, बादामी के बाद की गुफा है। तो कारले बादामी के बाद की गुफा है, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको नजर आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था, चैत्य गुफाओं का उपयोग है, ये किस लिए होता था। तो चैत्य गुफाओं का उपयोग है जो प्रार्थना या उपासना के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न की बात करें, अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। तो अजंता की गुफा संख्या 8 से 13 तक की ये गुफाएं हैं, ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि ये चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं। तो अजंता गुफा में आज भी अगर चित्र बात करें तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17, इन 6 गुफाओं में आज भी चित्र देखे जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हुआ। तो अपभ्रंश शैली का ये विकास है, ये जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित हुआ माना जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आगे। अपभ्रंश शैली का सहचित्र ग्रंथ कौन सा है। तो अपभ्रंश शैली का सहचित्र ग्रंथ है ओध निरुक्ति वृत्ति। फिर चलें आगे, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ। अकबर के काल में बात करें तो अकबर के काल में सर्वाधिक विकास है, ये सभी है चित्रों, सभी चित्रों को कहा जाता है पोर्ट्रेट पेंटिंग यानी व्यक्ति चित्र। कौन से, व्यक्ति चित्रण, हिंदी में कहते हैं कौन सा चित्रण, व्यक्ति चित्र। रजमनामा सहचित्र पुस्तक चित्र किस भारतीय कथा पर आधारित है। रजमनामा की बात करें तो रजमनामा ये महाभारत पर आधारित मानी जाती है। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहां स्थित है। तो दक्कन यानी दक्षिण की बात कर रहा है, कहां कर रहा है, ये दक्षिण में बात कर रहे हैं, दक्षिणी शैली की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मध्यकालीन जो चित्र है उनका संग्रह कौन सा है, अहमदनगर में मिलता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, दक्कन यानी दक्षिण शैली के चित्र यानी दक्षिण शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताइए। कौन सा सही क्रम है।
तो इनमें देखो ये पहले नहीं है बीरार, ये गोलकुंडा पहले नहीं, बीजापुर पहले नहीं। पहले क्या अहमदनगर, अहमदनगर के बाद बीजापुर, गोलकुंडा और है बीदर या बीदार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है, यानी किस शैली को राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मारवाड़ शैली को। आगे बात करें अपन, पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह है, यानी पहाड़ी शैली में सबसे पहले कौन सी शैली अस्तित्व में, या सबसे पहले या प्राचीन शैली कौन सी? इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके बारे में पूछ रहा है? प्राचीन, ये शुरुआती प्रथम शैली के बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन सी है? बसोहली शैली है। कौन सी शैली है? बसोहली शैली। पंजाब व जम्मू की वादियों यानी घाटियों में या वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से जानी जाती है? तो पंजाब और जम्मू पहाड़ी क्षेत्रों में है, इसलिए यहां जो शैली है वो कौन सी है? पहाड़ी शैली। चलते हैं आगे। मोलाराम बिलोंग्स टू विच पेंटिंग स्टाइल, यानी मोलाराम किस चित्र शैली से का चित्रकार है? तो मोलाराम है ये गढ़वाल चित्र शैली का कलाकार माना जाता है। बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं है? तो कौन से का नहीं है? नंदलाल बोस तो है, डीपी राय चौधरी भी है, शारदा चरण उकील है, लेकिन ये नहीं है। कौन है? राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला? तो ये मिला था अब्दुल रहमान चुगताई को, AR चुगताई को। आगे वाले प्रश्न की बात करें, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसार किया? तो ये कलाकार है, कौन है? शैलेंद्रनाथ डे। स्टेला क्रेमरिच ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा? तो स्टेला क्रेमरिच ने गगनेंद्र नाथ को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था। आगे चलते, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का जो संग्रह है वो गुजरात की बात करें तो गुजरात में महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम जो वडोदरा में है वहां है। चलते हैं आगे, बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह बताइए। तो बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह में बात करें तो अवनिंद्र नाथ है, नंदलाल बोस है और असित कुमार हलदार। तो ये तीनों इसका क्या है? सही समूह माना जाता है। आगे बात करें, यूरोपीय तेल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल थे वो कौन थे? तो यूरोपीय तेल चित्रण पद्धति की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो कुशल कलाकार है वो कौन? राजा रवि वर्मा को माना जाता है। आगे वाले प्रश्न की बात करें, नंदलाल बसु द्वारा सर्जित चित्र कौन सा है? तो इसका चित्र कौन सा है? पारथ सारथी तो है ये, लेकिन कहा जाता है कि इसके ये चित्र भी इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रश्न क्या कर दिया? आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। चलते हैं आगे, असित कुमार हलदार प्राचार्य थे। असित कुमार हलदार किस स्कूल के प्राचार्य बने? ये बने थे लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, क्या ये बात सही है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है। भूमि हमेशा द्विआयामी होती है चित्रकला में, लेकिन उसमें अपन परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके यानी पर्सपेक्टिव का प्रयोग करके क्या करते हैं? इसको द्विआयामी भूमि को त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। ये बात क्या है? एकदम से सत्य है। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से किया जाए तो वो द्विआयामी से क्या हो जाती है? त्रिआयामी हो जाती है। वो क्या हो जाती है? त्रिआयामी हो जाती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन से? त्रिआयामी त्रिआयाम के मतलब 3D, जिसमें 3 आयाम हो। कौन कौन से? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई। तो ये किस में मिलते हैं? ये मूर्तिकला में मिलते हैं। अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है क्या? रेंडरिंग। और अंकन को क्या कहा जाता है? अंकन को कहा जाता है ड्राइंग।
क्या, अंकन को क्या कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहां स्थित है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। जोगीमारा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सही क्रम चुनना है किसमें, मौर्य, कुषाण, प्रतिहार और गुप्त। अब गुप्तों से पहले प्रतिहार नहीं है, तो गुप्तों से पहले जहां भी प्रतिहार है उसको क्या कर दो, कट कर दो। अब इधर देखो, इधर भी क्या है, मौर्य, गुप्त। अब इधर देखो, कुषाण से पहले क्या आ गया, गुप्त आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 कट। सबसे पहले मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त और फिर प्रतिहार। आगे चलते हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध ताम्र की प्रतिमा की मुद्रा क्या है, यानी सुल्तानगंज से जो ताम्र की जो बुद्ध की प्रतिमा मिली है वो किस मुद्रा में है। तो सबसे पहले अपन को बात होना चाहिए कि ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो प्रतिमा है ये खड़े बुद्ध की है या बैठे बुद्ध की, तो ये है खड़े बुद्ध की। तो खड़ा बुद्ध किस मुद्रा में है, तो ये अभय मुद्रा में है। अशोक कालीन किस स्तंभ के प्रगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ है, यानी अशोक के किस स्तंभ के प्रगहे को राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम बनाया गया है, तो वो किसको बनाया गया है, सारनाथ संग्रहालय है, जो सारनाथ स्तंभ है उसको बनाया गया। और ये वर्तमान में कहां, सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। और ये सारनाथ संग्रहालय कहां है, यूपी में। आगे वाले प्रश्न की बात करें। जेतवान का दान मूर्ति शिल्प बना है, सांची और भरूच दोनों में बना, इसलिए ये प्रश्न डिलीट। मूर्ति यानी भारतीय मूर्तिकला की शैली का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए, यानी भारतीय मूर्तिकला में जो मूर्तिकला की जो शैली है उसको काल के अनुसार सही बताना है। ठीक है, तो इधर देखो, पाल, चंदेल, कुषाण और गुप्त। देखो कुषाण को पकड़ के चलो, इनमें सबसे पहले कुषाण है, तो कुषाणों से पहले चंदेल हो ही नहीं सकता, कट। इधर कुषाण को देखो, कुषाणों से पहले यहां भी चंदेल, तो ये भी कट। कुषाण के बाद गुप्त, गुप्त के बाद पाल और पाल के बाद क्या आएगा, चंदेल। ये बिल्कुल सही आएगा। इधर देखो, इधर नीचे वाले ऑप्शन में कुषाण से पहले क्या आ गया, गुप्त आ गया, तो ये कट। तो ऑप्शन ही एक सही आया है, ऑप्शन भी एक ही सही आया है। चलते हैं आगे। भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से कहां हुआ है, तो हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन है जो विशेष रूप से भरूच में हुआ है। आमेर जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है, तो आमेर जयपुर में जो भव्य मंदिर है जो तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है, वो है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा है, जगत शिरोमणि मंदिर। फिर चलते हैं आगे। सारनाथ के स्तंभ के प्रगहे की चौकी पर जो 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण है वो कौन कौन सी है, यानी सारनाथ के स्तंभ के प्रगहे की चौकी पर 4 पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण, वो कौन से हैं, वृषभ है, बिल्कुल बुल है, सांड है, घोड़ा है, लोइन है और एलिफेंट है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भी गाय दे रखा है, इसमें भी गाय दे रखा है, तो ये दो तो सीधा सीधा ही कट हो जाएगा। इसमें बात करें, इसमें क्या दे रखा है, इसमें महिष दे रखा है, तो ये कट हो गए। आगे चलते हैं। मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश इस काल की विशेषता थी, तो किस काल की थी ओपदार पॉलिश की विशेषता, मौर्य काल की। चांद बावड़ी तथा 9वीं शताब्दी के हर्षद माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर की मूर्तियों के लिए आभानेरी स्थान है जो प्रसिद्ध है। और ये आभानेरी कहाँ है, ये आभानेरी दौसा में है। एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है वह इस नाम से जाना जाता है, तो वह किस नाम से जाना जाता है, धारापुरी के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई फिक्स है 4.1 इंच। कुछ विद्वान इसको 4 इंच मानते हैं, तो 4 इंच या 4 एग्जिट तो 4.1 इंच ही है, 4.1 इंच है। अब बात करें अपन कि इसको डिलीट क्यों किया, डिलीट इसलिए किया गया क्योंकि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन है जो सही नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा यानी महापरिनिर्वाण स्थित है, तो ये लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा जो महापरिनिर्वाण में है, ये किस गुफा में है, ये गुफा संख्या 26 में है। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है,
तो ये अमरावती का स्तूप है, ये कृष्णा नदी के किनारे माना जाता है। सर्वाधिक 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? तो ये रणकपुर का जैन मंदिर है। ये रणकपुर का मंदिर है ये, और ये रणकपुर के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित माने जाते हैं। गंगा अवतरण विषय का मूर्तिकरण कहाँ हुआ है? तो गंगा अवतरण का जो दृश्य है ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है महाबलीपुरम में। कहाँ बनाया गया? महाबलीपुरम में। इसको गंगा अवतरण ने आकर के बहुत जगह ये नाम आता है डिसेंट ऑफ गंगे, डिसेंट ऑफ गंगे आता है, यानी गंगा अवतरण। अगला प्रश्न, शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी है? तो किसकी मिली शयन मुद्रा में? तो ये मिली थी भगवान विष्णु की। किसकी मिली थी? ये भगवान विष्णु की मिली थी। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में बनी है? तो ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है, उसने एक लोहे की लाट बनाई थी। कहां बनाई थी? ये बनाई थी मेहरौली में। कहां बनाई? मेहरौली। और मेहरौली कहां है? मेहरौली है दिल्ली में। कहां पर? कुतुब मीनार के जस्ट सामने। आगे चलते हैं। विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक के रूप में अंकित किया गया? तो गदा क्या है? विष्णु की प्रतिमा में जो गदा है ना, इस गदा को महिला सहचरी या महिला सहचर के रूप में इसको क्या किया गया है? दिखाया गया। इसलिए महिला सहचरी कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसको क्या करवा दिया? डिलीट करवा दिया गया। तो सहचर और सहचरी दोनों है, क्योंकि इसको महिला सहचरी या महिला सहचर दोनों ही लिखा हुआ आता है। तो है तो ये महिला, लेकिन महिला कहीं आगे शब्द ही नहीं जुड़ा, इसलिए ये प्रश्न भी क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया? सांची की बात करें तो सांची में बौद्ध धर्म की कला को क्या किया गया है भाई? प्रदर्शित किया गया है। चलते हैं आगे। लाट व प्रगाह के भाग हैं। लाट व प्रगाह किसके भाग हैं? ये स्तंभ के भाग माने जाते हैं। गांधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव है, यानी गांधार शैली की मूर्तियों पर किसका प्रभाव है? यूनानी कला यानी ग्रीक कला का क्या है? प्रभाव माना जाता है। इसलिए इसी कला को इंडो ग्रीक, इसलिए इस कला को क्या कहा जाता है? इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। क्या? इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, यानी भारतीय और यूनानी कला शैली। उदयपुर के समीप नागदा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो नागदा में सहस्त्रबाहु मंदिर है, ये प्रसिद्ध मंदिर है। आगे वाले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इधर देखिए, धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंखो चौधरी और रामवी सुतार। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है, क्योंकि धनराज भगत, मीरा मुखर्जी और शंखो चौधरी, इसके अलावा रामवी सुतार, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मूर्तिकार माने जाते हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से स्त्री कलाकार कौन है? तो स्त्री कलाकार की बात करें तो ये है गोगी सरोज पाल। बात करें आगे, प्रश्न नंबर 87। धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम क्या है? ये धातु मूर्ति शिल्प। अब धातु की मूर्तियों की बात करें तो पीवी जानकीराम, यानी इसमें महेंद्र पांड्या, ये कई कलाकार हैं जो धातु की मूर्तियां बनाया करते थे, इसलिए ये प्रश्न क्या हो जाता है? ये भी डिलीट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सन 2010 में राजस्थान के किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये मूर्तिकार है अर्जुन लाल प्रजापति को 2010 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ट्रम्फ ऑफ लेबर, हिंदी में कहते हैं शर्म की जीत। ये शर्म की जीत नामक ये मूर्ति शिल्प, यानी शिल्प देखो ध्यान से, इधर स्कल्पचर, यानी ये मूर्ति शिल्प है। और ये किसने बनाया था? ये बनाई थी डीपी राय चौधरी ने। आगे चलते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं कौन? मोहन शर्मा। कौन रहे हैं? मोहन शर्मा रहे हैं। आगे चलते हैं।
मूर्तिकला से ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है, मूर्तिकला की तरह ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है इंस्टॉलेशन आर्ट। मूर्तिकला की तरह ही बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन आर्ट कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संस्थापन कला। अगले प्रश्न की बात करें, के हेबर, फुल नेम ऑफ के हेबर, यानी के हेबर का क्या बताना है? पूरा नाम बताना है, तो वो है कांटीगिरी कृष्ण हेबर, कांटीगिरी कृष्ण हेबर। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। एक भारतीय चित्रकार जिसने ययाति श्रृंखला का सर्जन किया, तो ए रामचंद्रन ने ययाति चित्र श्रृंखला जो बनाई थी। गढ़ी कलाकार परिसर कहां स्थित है? तो ये दिल्ली में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तांत्रिक चित्रकार के रूप में चर्चित रहे थे, कौन रहे थे? जी.आर. संतोष रहे। अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये गायक नाटक तो था ही नहीं, बचा क्या है? ये मूर्तिकार है, बचा। अनीश कपूर कौन है? तो अनीश कपूर क्या है? मूर्तिकार है, वो भी कैसा? ब्रिटिश भारतीय, ब्रिटिश यानी ब्रितानी भारतीय मूर्तिकार माना जाता है। आगे वाले प्रश्न पर, सन 1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई वह है, यानी 1957 में इनमें से कौन सी कला संस्था की स्थापना जयपुर में करी गई थी? तो वो कौन सी है? ललित कला अकादमी जयपुर। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी कलाकार क्या हैं? कलाविद माने जाते हैं, यानी किस समूह के सभी कलाकार हैं जो कलाविद माने जाते? तो बिल्कुल पीएन चोयल है, सुरेश शर्मा है और रणजीत सिंह चूड़ावाला है। तो ये एकदम से राइट है। चलते हैं आगे। नंदलाल बसु या नंदलाल बोस ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर या पोस्टर किस सन में चित्रित किया? तो ये चित्रित किया किसके कहने से? ये गांधी जी के कहने से यहां पर आए थे। और ग्राम्य जीवन यानी किसान के जीवन से संबंधित इन्होंने क्या बनाए थे? यहाँ पर पोस्टर बनाए थे। और कब बनाए थे? सन 1937-38 में बनाए थे। आगे चलते हैं। यहां पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता है। इनमें से कौन से स्थान पर है प्रतिवर्ष फ्रेस्को शिविर आयोजित किया जाता है? तो वो है वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थल। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? यानी भारतीय जो प्रतीक है कौन सा? स्वास्तिक, वो किससे विकसित हुआ? तो वो सूर्य से विकसित हुआ माना जाता है। राजस्थान में यहां पर उच्च कला शिक्षा यानी विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो कोटा में है, भीलवाड़ा में है और बीकानेर में। कहां नहीं है? ये बाड़मेर में उच्च कला के रूप में कला की शिक्षा नहीं दी जाती है, यानी संस्थान नहीं है। 2013 में आर्ट समिट का आयोजन इस शहर में हुआ था। तो आर्ट समिट का आयोजन 2013 में जयपुर शहर में हुआ था। भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया? तो भारत भवन भोपाल है, ये प्रयासों की बात करें तो ये अशोक वाजपेयी के प्रयासों से आया था, ठीक है। और स्थापना किसने करी थी? जे स्वामीनाथन ने करी थी। इसलिए क्या है, ये जब दोनों ऑप्शन में आ गए तो इस प्रश्न को इन्होंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, क्योंकि प्रयास तो जे स्वामीनाथन के भी थे और अशोक वाजपेयी के भी थे। तो दोनों ने प्रयास किया, इसलिए इस प्रश्न को आरपीसी ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। यानी भारत भवन भोपाल में जो रूपंकर है कला वाला, उसकी जो स्थापना जे स्वामीनाथन ने करी थी, इसलिए ये प्रश्न क्या हो जाता है? यहां पर डिलीट हो जाता है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। यानी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो प्रकाशित किया जाता है? वो किया जाता है कला समाज। इनमें से एक कैटलॉग यानी सचित्र सूची पत्र है, कौन सा? राजस्थान के रंग क्या है? एक कैटलॉग है। ये क्या है? एक कैटलॉग है। आगे चलते हैं। भारत के सरकारी कला विद्यालयों यानी भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके
काल क्रमानुसार नियोजित कीजिए। यानी पहले कौन किसकी स्थापना करी गई थी, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बंबई और फिर लाहौर। तो मद्रास, कलकत्ता, बंबई और लाहौर, यही क्या है पहले रहे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा। तो चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ये सारा कौन रहा था, सतीश गुजराल। और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध किसके लिए था, ये सर्वाधिक इसको प्रसिद्ध मिली थी किस लिए, म्यूरल बनाने के लिए, म्यूरल्स बनाने के लिए इसको ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। आगे बात करते हैं, कलाकारों की वरिष्ठता के आधार पर सही कर्म आपको क्या करना है, चुनना है। वरिष्ठता के आधार पर सही कर्म क्या करना है, आपको चुनना है। तो इस प्रश्न को इन्होंने क्या कर दिया भाई, गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि ईवी हेबल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मनीष डे, राम गोपाल विजयवर्गीय। तो इस प्रश्न को पूछने में इन्होंने क्या थोड़ी कॉमन मिस्टेक कर दी, इसलिए ये प्रश्न, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन है जो इन्होंने क्या नहीं दिया, सही नहीं दिया है, इसलिए ये प्रश्न भी क्या हो जाता है, इसका डिलीट हो जाता है। ये प्रश्न भी क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसी के साथ जो 10% हो रहे, 110% कर चुके, टोटल 120% अपने सब्जेक्ट के आने वाले हैं। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो 8 रसों में नहीं है? श्रृंगार है, हास्य है, वीर है, रति। रति क्या है, ये रस नहीं है। ये क्या है, नहीं है, ये रस नहीं है। आगे वाला, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, ये सारे क्या है, यानी शोक है, क्रोध है, जुगुप्सा है, भय है, ये सारे स्थायी भाव है। आगे चलते, भट्ट नायक का रसपत्ति सिद्धांत संबंधी दृष्टिकोण कौन सा है? तो भट्ट नायक का है वो है भुक्तिवाद। आगे चलते, नवा रस किस भारतीय विचारक ने शामिल किया है? तो नवा रस है जो अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया। और कौन सा रस दिया गया? तो वो दिया गया था शांत रस। कौन सा रस दिया गया था? शांत रस दिया गया था। चलते हैं आगे, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य व आस्वादन से क्या है, संबंधित मानी जाती है। यानी दर्शन शास्त्र की इनमें से कौन सी शाखा है जो कला, सौंदर्य और आस्वादन से संबंधित मानी जाती है? तो वो कौन सी मानी जाती है? एस्थेटिक्स, यानी सौंदर्य शास्त्र की जो शाखा है वो मानी जाती है। निम्नलिखित में से पीला ईसा, ये चित्र किसका है? तो पीला ईसा नामक ये जो चित्र है ये पॉल गॉगिन के द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमोज, यह टिप्पणी किस समूह के लिए करी गई थी? तो दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन और मनमोज, ये जो टिप्पणी है ये भाववाद के कलाकारों के लिए करी गई थी। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो इधर देखो, क्लाउड मोने यानी क्लॉद मोने की बात कर रहे हैं, जॉर्ज ब्राक की बात कर रहा है, सेजान की बात कर रहा है और हेनरी मातिस की बात कर रहा है। और इधर इन्होंने क्या दे रखे, इधर इन्होंने दे रखे हैं वाद, और इधर इन्होंने क्या दे रखे हैं, कलाकार, यानी वाद के क्या दे रखे हैं, कलाकार दे रखे हैं। तो क्लाउड मोने की अपन को पता है, क्लाउड मोने है ये किस वाद से संबंधित है, ये प्रभाववाद से संबंधित माना जाता है। तो एक में डी देख लो आप, सबसे पहले एक में डी इधर है और इधर है। दूसरा अगर अपन बात करें तो जॉर्ज ब्राक और सेजान, हेनरी मातिस की। तो ब्राक के बारे में अपन को सबको पता है, ये जॉर्ज ब्राक है, ये किस वाद से संबंधित है, ये घनवाद से संबंधित है, यानी क्यूबिज्म, किस वाद से, घनवाद से संबंधित माना जाता है। तो बी में क्या आएगा, ए आएगा। और इधर देखो ए के साथ डी, इधर देखो बी में से, तो यहां ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए के साथ डी यानी क्लाउड मोने है जो इंप्रेशन यानी प्रभाववाद के हैं, किस वाद के माने जाते हैं, ये माने जाते हैं प्रभाववाद की। फिर बात करें बी में ए,
यानी जॉर्ज ब्राक है जो घनवाद के माने जाते हैं। बात करें अपन सेजान की बात करें तो सेजान के बारे में अपन को पता है ये किसके हैं, ये उत्तर प्रभाववाद के, किस वाद के हैं, ये उत्तर प्रभाववाद के हैं, ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार माने जाते हैं। बचे कौन, हेनरी मातिस, तो ये मातिस है, ये फाववाद के कलाकार माने जाते हैं। किस वाद के माने जाते हैं, फाववाद के कलाकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इधर हिंदी वाले में आप देख लो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 को मिला लो, ए के साथ डी, यानी मोने है, क्लॉड मोने है जो प्रभाववाद के, जॉर्ज ब्राक है जो घनवाद के, सेजान है जो उत्तर प्रभाववाद के, और मातिस है जो फाववाद के, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। सूखी घास के ढेर, तरण पर भोजन, वेश्याएं और स्नान मग्नाएं। बात करें अपन इस चित्र के बारे में तो घास के ढेर किसके हैं, घास के ढेर की बात करें अपन तो घास के ढेर है माने के, किसके हैं, माने के, यानी घास के ढेर हैं जो किसके हैं, क्लाउड मोने की। ध्यान रखना मोने और माने में, क्लाउड मोनेट, किसके, क्लाउड मोने के। तरण पर भोजन अपन को पता है, लंच ऑन द ग्रास, ये कौन है, ये माने है, ये कौन है, ये माने, और कौन सा माने, ये एडवर्ड माने। तो एक के अंदर देख लो आप सी, एक के अंदर सी इधर भी है इधर भी है, तो ये ऑप्शन तो सीधे कट हो गए, यानी एक के अंदर सी है जो इन दो ऑप्शनों में मिलता है। फिर बात करें बी में बी दोनों में मिलता है तरण का भोजन। तीसरे की बात करें वेश्याएं, ये चित्र किसका है, तो ये चित्र है देगा का, ये चित्र किसके हैं, तो ये चित्र है देगा के। तो सी में ए देखो, सी में एक का है आपको यहां पर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। और जो रेनवार है इसका हो जाएगा दे बातर्स, रेनवार यानी रेनवार का हो जाएगा कौन सा, दे बातर्स। तो डी में डी, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रभाववाद, यानी उत्तर प्रभाववाद की बात करें, कौन सा, पोस्ट इंप्रेसिज्म, इसका नामकरण किसके द्वारा व कब किया गया, यानी उत्तर प्रभाववाद का जो नामकरण है वो कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो ये रोजर फ्राई ने किया था। कब किया था, 1910 में किया था। तो इसी के साथ अपने चित्रकला से संबंधित जो 120 क्वेश्चन इस प्रश्न में पूछे गए थे, वो सारे इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, वो सारे प्रश्न अपन ने क्या कर लिए हैं, सोल्व कर ली। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आरपीएससी से संबंधित यूपी टीजीटी पीजीटी है, केवीएस है, एनवीएस है, डीएसएस भी है, नेट है, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों से संबंधित लगातार प्रश्न उत्तर यानी एमसीक्यू है वो लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।